लोड ना लो, जम के पढ़ो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोड ना लो और हम बताएंगे आपको कि कैसे बिना लोड के पढ़ा जाता है। तो लोड ना लो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आकांक्षा आज आपके लिए प्रस्तुत हूँ एक और हमारी सेशन लेके, जो हमारी क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा नदी सिस्टम। पहले ही बताया था हमने गंगा अपवाह तंत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। आज हम मैपिंग के बारे में बात करेंगे कि गंगा जी कहाँ से निकली हैं और इसके आगे सारी बातें आज हम कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमानी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं धौली गंगा। ठीक, निकलती है जिसको कहते हैं अलकनंदा। कहीं कहीं इसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये ग्लेशियर से एक नदी निकली धौली गंगा और ये निकली अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती हैं तो उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ये हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग है, ठीक है। तो ये पहली जो नदी इसमें कौन सी आती है, धौली गंगा, और दूसरी अलकनंदा, दो नदियाँ मिलती हैं तो कहाँ बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। दूसरी जब यहाँ से इसके बाद इसको यहाँ पे अलकनंदा कहा जाने लगता है। फिर जब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं नंदाकिनी, जो कि नंदा देवी, आपने सुना होगा नंदा देवी पर्वत शिखर, वहां से एक नदी निकलती है नंदाकिनी। और यही नंदाकिनी नदी जब इस अलकनंदा में मिलती है तो इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। समझ रहे हैं आप, कौन सी नदी? अलकनंदा में जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसको क्या कहा जाएगा, नंद प्रयाग, ठीक। उसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडर। कौन सी नदी निकलती है, पिंडर। जो पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, तो जब यहाँ पे जब अलकनंदा में वो मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, कर्ण प्रयाग। कितने प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक। अब जब ये नदी आगे बढ़ती है उसके बाद, ये नदी अभी अलकनंदा ही है, ठीक है। इतनी सारी इसमें सहायिकाएं मिल गई लेकिन ये अलकनंदा है। आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक नदी आएगी, यहाँ से एक नदी आएगी। कौन सी नदी होगी वो, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी यहाँ से आएगी और ये जब अलकनंदा में मिल जाएगी तो इस जगह को क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग, ठीक। इस जगह को क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग कहेंगे। अगर एक साथ मैप में हम समझाते तो बहुत ज़्यादा ये हौश पौश हो जाता और आपको शायद समझ में नहीं आता और बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए इसको हम इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक। ये हो गया, मंदाकिनी नदी आई, इसमें मिल गई अलकनंदा में, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस है, या फिर इसको गोमुख भी कहते हैं।
यहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी है ये? भागीरथी। जब भागीरथी इसमें अलकनंदा में मिलती है तो उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। कंपटीशन में बहुत बार ये बात पूछी गई है कि देवप्रयाग कौन सी इन दो नदियों से मिलकर बना है। तो अगर कहा जाएगा, अगर पूछा जाए देवप्रयाग किससे किससे बना है, तो हम क्या बताएंगे? भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि भागीरथी अलकनंदा। ठीक है। अगर पूछा गया विष्णुप्रयाग किससे किससे मिलके बना है, तो क्या बताएंगे हम? अलकनंदा और धौलीगंगा। उसके बाद आगे आएंगे तो अगर नंदप्रयाग के बारे में पूछा गया कि नंदप्रयाग किससे किससे बना है, नंदप्रयाग में कौन कौन सी नदियां हैं, तो नंदप्रयाग में क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक। चौथा अगर पूछा गया कर्णप्रयाग किससे बना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही है। कर्णप्रयाग तो ये अलकनंदा और पिंडर। पूछा गया रुद्रप्रयाग किससे किससे बना है, तो क्या बताएंगे? मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक। ये हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन में, बहुत बार पूछा गया है पंचप्रयाग किससे बने हैं, या फिर आपको ऐसा कर देगा कि अलग अलग नदियां दे देगा और ये ऐसे देवप्रयाग, पंचप्रयाग, वो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग ऐसे लिखा रहेगा और आपको नदियां मिलानी होंगी। ठीक है। तो आपको मिलाना पड़ेगा, और अगर आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है, मैपिंग की है, तो आपको याद हो जाएगा और आप कर सकते हैं। पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते। ठीक। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि उत्तराखंड में जब ये चलती है जो नदी है, उत्तराखंड में ये कैसे बहती हैं। ठीक। तो पहला हमने क्या बात की कि सतोपंथ हिमानी ये ग्लेशियर है, वहाँ से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी है? धौलीगंगा। कहीं कहीं इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, लेकिन ये वाली जो नदी है विष्णु गंगा की जगह हम अलकनंदा ज़्यादा हमें सही पड़ेगा। तो विष्णु गंगा और धौलीगंगा, या अलकनंदा और धौलीगंगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये अलकनंदा ही बताएंगे, इसको विष्णु गंगा नहीं कह सकते। वो वहाँ की मान्यता है विष्णु गंगा कहने की, क्योंकि ये विष्णु प्रयाग है तो विष्णु गंगा कह देते हैं। लेकिन यहाँ से अलकनंदा चलती है और यहाँ से धौलीगंगा। ठीक। प्रयाग का निर्माण करती है विष्णु प्रयाग का। फिर उसके बाद एक नदी आती है नंदा देवी, पर्वत शिखर से आगे बढ़ती है और नंदाकिनी नदी होती है, वो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो फिर पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी आती है पिंडर, और जब यहाँ पे वो मिलती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। फिर एक नदी यहाँ से आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कुछ फेमस है ऑपरेशन ब्लू माउंटेन के कारण। अगर आपने इसको अभी आप नहीं जानते तो हम इसको आगे बता देंगे। ठीक है। लेकिन अभी पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पे आती है और रुद्रप्रयाग में जब मिलती है तो किन दो नदियों से मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है। फिर आगे आएंगे तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी जब आगे बढ़ते हैं तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और तब इसको देवप्रयाग कहा जाने लगा। उसके बाद यहाँ से ये गंगा कही जाती है। कहाँ से गंगा कही जाती है? इसके बाद से। ठीक है। इसके आगे की मैपिंग हम लोग आगे करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक नदी ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसमें केवल ऐड करना है कि कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक हैं। तो ये कौन सी नदी थी, जैसा कि हमने आपको बताया था, भागीरथी, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, मिलती है यहाँ पे देवप्रयाग में। पहले वाले जो मैप है हमने उसमें बता दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मैप आपको पता ही है कि जब यहाँ पे ये जहाँ से गंगा कहीं जाने लगती है उससे पहले वो कितने ज़्यादा उसकी सहायिका होती हैं, कहाँ कहाँ कैसे मिलती है, वो सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है तो आता है एक पॉइंट हरिद्वार। बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, लिखते नहीं है, उसको सुन लीजिए। हरिद्वार से जो गंगा है वो पहाड़ी से हट के अब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्थान है गढ़मुक्तेश्वर, जैसा कि आप देख रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर से जो गंगा नदी है वो यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। किसमें प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है। एक नदी यहाँ से उत्तराखंड से आती है, एक नदी उत्तराखंड से आती है और ऐसे आती हुई यहाँ पे बिजनौर जिला जो यूपी है, यूपी में उत्तराखंड से आती है और यूपी में बिजनौर जिले के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सी नदी है ये, रामगंगा। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गंगा नदी की पहली सहायिका नदी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है इसकी गंगा नदी की पहली सहायिका, रामगंगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रामगंगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आगे बढ़ती है, इसमें आता है कन्नौज। कन्नौज में इसमें प्रदूषित होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इसमें जो पॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कन्नौज में होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आती है आगे कानपुर में आती है। कानपुर में आती है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कानपुर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। गंगा नदी का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहाँ होता है, कानपुर में होता है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट इसकी सहायिका जो है, जो कि यहाँ पे आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो जान लीजिए। ये कौन सी जगह है, यमुनोत्री या बांदरपूज भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है यमुनोत्री से, यमुना नदी ऐसे आती है और ऐसे आके प्रयागराज में ये मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। अब सबसे ज्यादा जानने की ये जरूरत है कि यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, यमुना की क्या सहायिका है। तो इसमें आगे हम इसमें बात करते हैं कि यमुना की कौन कौन सी सहायिका, बात करते हैं कि यमुना में कौन कौन सी नदियां पहले मिल चुकी होती हैं और तब ये किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आइए एक अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हौश पौश हो जाएगा, मे भी आपको समझ में ना आए क्या मतलब है। तो ये है यमुना, यहाँ पे कहीं आके प्रयाग में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक, अब इसमें सबसे पहली जो नदी आके मिलती है वो कौन सी नदी है, इटावा में यहाँ पे मिलती है यमुना से। इटावा में, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इटावा में मिलती है कौन सी नदी मिलती है, चंबल। और ये कहां से आती है, इंदौर की
जनापाऊ पहाड़ियों से। ठीक है, कौन सी नदी आती है? जनापाऊ पहाड़ियों से आती है एक नदी। कौन सी? चंबल आती है और यमुना में मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं कि चंबल में कौन सी नदी मिलती है। तो चंबल में मिलती है, आती है यहाँ से बनास। ठीक है, उसके बाद इसमें आके मिलती है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी आके मिलती है। समझ गया? जो क्षिप्रा नदी है वो कौन सी पहाड़ियों से आती है? कहाँ से आती है? कालीबाड़ी पहाड़ियों से आती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी कालीबाड़ी पहाड़ियों से आके यहाँ पे चंबल में मिल जाती है। इसकी और भी सहायिकाएं हैं चंबल की, जैसे कि क्या कहते हैं, पूनो है, सिंध है, काली सिंध है, ये सब भी इसकी सहायिकाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चंबल का। और चंबल के बारे में एक और चीज है कि चंबल नदी जो है वो आपको पता है कि अपर्दन कितने प्रकार का होता है? मृदा अपर्दन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक नालीदार और एक परतदार। अगर इंग्लिश में बात करें तो सॉइल इरोजन कितने प्रकार का होता है? एक गुली इरोजन होता है और एक लेयर्ड होता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल नदी कौन सा इरोजन करती है, मतलब कौन सा अपर्दन करती है। तो आपको क्या लगाना है? चंबल नदी जो है नालीदार अपर्दन करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंबल नदी कौन सा अपर्दन करती है? नालीदार अपर्दन करती है। और एक बात, अगर चंबल नदी की हम बोले तो चंबल नदी किस लिए फेमस है? चंबल नदी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। चंबल नदी इसलिए फेमस है क्योंकि चंबल नदी वो जो बागियों का इलाका है, इसके कारण बीहड़ इसको कहते हैं, बीहड़ बैड लैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, उसी कारण ये फेमस है। तीसरा एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि अगर आपको घड़ियाल देखना है तो आप कहाँ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये पीसीएस में आया था और बहुत लोग इसका आंसर कुछ और लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा चंबल। चंबल के तट पे, यानी कि चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? चंबल नदी के तट पे जाएंगे घड़ियाल देखने। ठीक, ये एक बार क्वेश्चन आया था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है वो? बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? हमीरपुर में यहाँ पे मिलती है। ठीक, कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। और ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। और बेतवा नदी और कहाँ मिलती है? यमुना से हमीरपुर में निकलती है, हमीरपुर में मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक नदी आती है केन। कौन सी नदी? केन। केन कहाँ पे मिलती है? बांदा में। यमुना से कहाँ मिलती है? बांदा में मिलती है। और ये कहाँ से आती है? कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से ये मिलती है। ठीक है, ये तो हो गई यमुना की बात। आइए हम फिर से लौटते हैं अपने गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में, क्योंकि यमुना नदी जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गंगा की सबसे लंबी सहायिका है। ठीक है, ये यहाँ से यमुनोत्री से आती है और मतलब इसके साथ आती हुई यहाँ पे गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने आपको बता दिया। आइए इसके आगे की बात करते हैं, गंगा नदी के बारे में। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। तो एक नदी इधर से आती है, इसका नाम है टोंस, क्या कह सकते हैं? तमस नदी, टोंस बोला जाता है। टोंस नदी आती है और इस नदी में आके मिलती है बेलन। ठीक है, बेलन नदी। ठीक, ये फिर आगे बढ़ती है गंगा नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक जगह है पीलीभीत, आपने नाम सुना होगा।
पीलीभीत, आपने नाम सुना होगा पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत के फुल्लर झील से, जिसको फुलहर भी बोलते हैं या फुल्लर बोलते हैं, फुल्लर झील से, फुल्लर झील से एक नदी निकलती है गोमती, ठीक है। और गोमती नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। ये गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम किसी पहाड़ी या उससे नहीं हुआ, ये उद्गम इसका कहाँ से हुआ है, धरातल से हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम धरातल से हुआ है या धरातल से निकल के बहती है। तो कौन सी नदी है ये, गोमती नदी, ठीक। गोमती नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। ये कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में, गाजीपुर में आके ये गोमती नदी मिल जाती है, ठीक। अगली हमारी जो नदी होगी ये कौन सी नदी है, कर्मनाशा, ये आती है कर्मनाशा, ठीक है। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो तो एक बहुत ही फेमस क्या कहते हैं कहानी थी, कर्मनाशा की हार, अब उसे मतलब याद कर सकते हैं। उसमें इस कर्मनाशा नदी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी, बहुत बाढ़ आई थी मतलब उस कहानी में, ठीक है। तो ये जो नदी है ये भी आके गंगा नदी से मिल जाती है। और ये नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नदी यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ये नदी क्या बनाती है, यूपी और बिहार का बॉर्डर का निर्माण करती है। उसके बाद एक नदी जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये कौन सी जगह है, मिलाप ग्लेशियर, ठीक है। ये उत्तराखंड में है मिलाप ग्लेशियर, वहां से एक नदी निकलती है जिसको शारदा या काली नदी कहते हैं, शारदा या काली भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरी जो नदी है ये भारचुंग या मारचुंग ग्लेशियर दोनों कहा जाता है, ठीक है। भारचुंग ग्लेशियर, या मारचुंग ग्लेशियर दोनों कहा जाता है। वहां से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, घाघरा या करनाली, करनाली भी बोलते हैं, ठीक है। घाघरा या करनाल नदी, ये जो दोनों नदियां यहाँ से निकलती हैं और उसके बाद यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे बाराबंकी में मिलती है, ठीक है। और बाराबंकी में जब ये मिलती है तो ये घाघरा हो जाती है और ये घाघरा नदी, फिर ये नदी आके घाघरा कहाँ पे मिल जाती है, छपरा में, छपरा। अब हम बिहार पहुंच रहे हैं, ठीक, छपरा में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी, ये जगह इसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। एक नदी जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदी निकलती है, एक जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है मतलब नीचे से चली आती है, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। और एक नदी जो कि मिलती है गंगा नदी में और ये है सोन नदी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, ठीक है, ठीक है। और इस नदी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान तो एक है परंतु विपरीत दिशाओं में बहती हैं। तो कौन सी नदी है, ये नदी है सोन नदी। और नर्मदा नदी जो है ये क्या करती हैं, ये दो विपरीत दिशाओं में बहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नदी इधर की तरफ जा रही है और एक नदी इधर की तरफ, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम, एक नदी यहाँ पे नेपाल के पास से कहीं से आती है, यहाँ पे नहीं मेंशन करते क्या, यहाँ पे नेपाल के पास से कहीं आती है, वो है गंडक नदी, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं। ये जो नदी है ये यहाँ से नेपाल में एक ग्लेशियर है, गोसाई धाम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, गोसाई धाम ग्लेशियर, ठीक। कौन सा ग्लेशियर है, गोसाई धाम ग्लेशियर। यहाँ से 7 धाराएं निकलती हैं, 7 धाराओं के रूप में नदियाँ निकलती हैं
और इसमें से केवल 7 में से केवल 3 धाराएं भारत में आती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 7 में से केवल 3 धाराएं भारत में आती हैं, ठीक है। और ये जो इसका नाम क्या है, जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है, सप्तकोशी नदी, सप्तकोशी, ठीक है। और उसके बाद ये 3 धाराएं जब आती हैं और उसके बाद यहाँ पे जब ये आती है भारत में, उसके बाद यहाँ पे ये मिल जाती है, ठीक, तब इसको क्या बोला जाता है, जब ये 3 धाराएं मिलती हैं तो कोसी नदी बोला जाता है। ध्यान देने की बात है कि 7 की 7 धाराएं नेपाल से नहीं आती हैं, 4 धाराएं उधर नेपाल की तरफ चली जाती हैं और उधर उस साइड चली जाती है, और 3 धाराएं ही भारत में आती हैं और वो फिर कोसी नदी कही जाती है। ऐसे हमने ड्रॉ करके हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये बता दूं कि कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला में, कुर्सेला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर में, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि ये उसके बाद अगर हम कोसी नदी के बारे में बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि चीन का शोक जो है वांगो नदी है, तो बिहार का शोक या भारत का शोक कौन कही जाएगी, ये, ठीक है। बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी है। कोसी नदी इसलिए भी बिहार का शोक कही जाती है क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है वहाँ पे, ठीक, बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, शोर ऑफ बिहार, ठीक। आगे इसके बाद बात करेंगे महानंदा। एक नदी आती है महानंदा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, ठीक है। वो आके यहाँ पे गोदारी घाट में आके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से। और यहीं पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बांध जो है वो बना हुआ है, फरक्का बांध। बांध के बारे में हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना कि गोदारी घाट में आके महानंदा नदी मिल जाती है। अब महानंदा से क्या क्वेश्चन आता है, महानंदा से गंगा नदी की जो पहली सहायिका कौन सी हमने बताई थी आपको, रामगंगा, और आखिरी सहायिका कौन है, महानंदा, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की पहली सहायिका और आखिरी सहायिका कौन सी है, तो क्या होगा, रामगंगा और महानंदा, ठीक। उसके बाद आगे जब जाएगी ये नदी तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बन जाती है, और उसके बाद आगे जाती है तो इधर ये इधर चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, पद्मा बन जाती है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। जितना ज़्यादा मैं कोशिश कर सकती थी उतना ज़्यादा मैंने बताया है। पहले मैंने आपको अच्छे से रिवाइज़ करा दिया था कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से निकलती है। आइए एक बार फिर से इसमें भी रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। ये सबसे पहले एक नदी निकली अलकनंदा और दूसरी नदी भागीरथी। ये जहाँ पे मिली उस जगह को हमने कहा देवप्रयाग। बाकी पंचप्रयाग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे आए, उसके बाद आगे जब हम आएंगे तो गढ़मुक्तेश्वर से जो गंगा नदी है वो यूपी में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है कहाँ से प्रवेश करती है, गढ़मुक्तेश्वर से प्रवेश करती है। गढ़मुक्तेश्वर से आगे बढ़ेंगे तो एक नदी आती है उत्तराखंड से, वो आती है उत्तराखंड से, और उसके बाद यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर के कालागढ़ से। उसके बाद जब ये यूपी में से प्रवेश करती है, रामगंगा उसका नाम है, ठीक है। रामगंगा जब प्रवेश करती है तो ये कन्नौज में मिलती है। यहीं पे रामगंगा जो है, यहीं से पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है गंगा नदी में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 591 टन प्रदूषण यूपी हर रोज गंगा में, मतलब सीवेज जो है वो डाल रहा है या प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। बहुत ही चिंताजनक बात है ये, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमको ये सब दूर करना है, ठीक। तो कन्नौज में यहाँ से पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि फिर आगे बढ़ते हैं कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फिर एक नदी यहाँ पे यमुनोत्री या बांदरपूछ से आती है, यमुना। और यमुना जब आती है तो उसके बाद प्रयाग में पहुँच जाती है, प्रयाग में मिल जाती है। हमने यमुना की सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर ली, कौन कौन सी यमुना की सहायिकाएँ हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो नदी इसमें मिलती है वो टोंस या तमस नदी है। टोंस या तमस नदी इसमें मिलती है, और टोंस नदी में आके बेलन मिल जाती है, ठीक है, बेलन नदी। उसके बाद यहाँ पे पीलीभीत में हुल्लड़ झील से
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलीभीत में फुल्लर झील से एक नदी आती है गोमती, गोमती आके यहाँ पे गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक, क्यों इम्पोर्टेंट है गोमती नदी? क्योंकि गोमती नदी किसी क्या कहते हैं ऊपर के मतलब जैसे पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ये गोमती नदी जो है धरातल से निकलती है। धरातल मतलब कि एक झील से निकली हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी नदी है जो झील मतलब कि जो धरातल से निकली है, तो हम क्या लगाएंगे? गोमती नदी। ठीक, गोमती नदी आके गाजीपुर में मिल जाती है। उसके बाद इधर से एक नदी आती है नीचे से, कर्मनाशा, जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। कर्मनाशा यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यहाँ से एक मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, शारदा या काली नदी कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरे भारचुंग या मारचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, घाघरा या करनाली, और दोनों मिलती हैं बाराबंकी में। ठीक, बाराबंकी में मिलने के बाद ये घाघरा नदी बन जाती है, और घाघरा नदी यहाँ पे आके छपरा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे से लेते हैं कि ये नर्मदा जो है एक अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये है सोन नदी। ठीक है, और ये जाके यहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। और ये कहाँ पे मिलती है? पटना में। कहाँ मिलती है? पटना में। और दूसरी नदी नर्मदा जो कि अमरकंटक से नॉर्थ से साउथ की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सोन नदी है या कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो जिनका उद्गम स्थान एक है लेकिन विपरीत दिशा में बहती है, तो कौन सी नदी है? नर्मदा और सोन। फिर उसके बाद आती है गंडक नदी जो सोनपुर में आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, गंगा से। फिर आती है कि एक नदी है जो गोसाई धाम ग्लेशियर नेपाल से आती है, और वहाँ पे इसको सप्तकोशी कहा जाता है। इसका मतलब है कि 7 धाराओं का निर्माण, 7 धाराओं से ये निर्मित होती है। तो 7 की 7 धाराएं भारत में नहीं आती हैं। नेपाल में 4 धाराएं होती हैं और 3 धाराएं जो है भारत में आती हैं। और ये जब नदी आगे बढ़ती है तो कोसी नदी कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला में आके मिल जाती है। और कोसी नदी क्या मतलब किस लिए फेमस है? क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, महानंदा। महानंदा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये गंगा नदी की आखिरी सहायिका है। ठीक है, गंगा नदी की आखिरी सहायिका कौन सी है? महानंदा है। उसके बाद ये आगे आती है तो गोदावरी घाट में ये मिलती है गंगा जी से। ठीक है, उसके बाद फिर यहीं पे एक डैम बना हुआ है, फरक्का डैम। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। वैसे डैम के बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद ये आती है तो ये हुगली इधर मुड़ जाती है बंगाल की साइड, और ये एक नदी चली जाती है पद्मा बांग्लादेश में। ठीक, तो ये हमने पूरी बात कर ली आज गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में। अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। गंगा की लंबाई हमने पिछली वीडियो में बताया था 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की लंबाई क्या है? 2525 किलोमीटर। आइए कुछ गंगा जी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं गंगा के बारे में बहुत कुछ। ठीक है, पहला इसका क्या है? इसकी लंबाई पहले भी बता चुके हैं, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक, दूसरा इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मतलब कि सबसे लंबी सहायिका कौन है? यमुना है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट इन द सेंस कि वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, सबसे बड़ी जिसे कहा जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा हम पानी के बेसिस पे कह सकते हैं कि इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा नदी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्या कहते हैं एग्जाम में भी आया, कि गंगा नदी का जो जल है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी में एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो कि सारे बैक्टीरियाज को खा जाता है, जिसके कारण कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते। वो कौन सा वायरस है? बैक्टीरियो। ये ऐसा वायरस है जिसके कारण कि गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते, इसका जल जो है हमेशा स्वच्छ रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि इसमें जो है DO ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, जो कि खुद ब खुद प्योरीफाई हो जाता है, इसके कारण इसमें कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन अभी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि
ये जो ऑक्सीजन है ये कम होती जा रही है, और कम होने के कारण ये जो वायरस है वो भी मरता जा रहा है, और इसी के कारण डॉल्फिन्स भी मर रही हैं। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि यही है कि इसमें अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, और इंसान जो गंगा नदी में नहाता है उसको मतलब कि बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सरकार एक प्रोजेक्ट लाई है नमामि गंगे, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कब कहा गया। तो 2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहा गया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी। ठीक, अभी तो पिछले साल इसको ये भी कहा, मतलब मानव का भी दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि कब इसको कहा गया, नेशनल रिवर 2008 में। और अगर हम बात करें तो जो गंगा नदी है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल आ रही है वो सीवेज की है। बहुत ज़्यादा सीवेज बहाने से इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। और ये जो जैसे पहले कहा जाता था कि गंगा में नहाएंगे तो पाप धुल जाएगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ रही है कि गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप आपको मिल जाएंगे, अर्थात जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी आपको लग जाएंगी। इसलिए एक क्या कहते हैं, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और सरकार काफ़ी काम कर भी रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने बात कर ली गंगा नदी के अपवाद मत के बारे में, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा के बारे में हमने आज बात कर ली, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर ली, उसके जो सबसे ज़्यादा इसका इतना बड़ा और विशाल अपवाद तंत्र है उसके बारे में बात कर ली। हमारे भारत के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है उसके बारे में हमने बात कर ली। ऐसी ही और दूसरी नदियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लोड ना लीजिए, जम के पढ़िए।